शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करने वाले आदित्य के लिए खून के घूंट पीना कोई मुहावरा नहीं बल्कि रोज की हकीकत थी। मध्य वर्गीय परिवार का इकलौता सहारा होने के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी जैसे मजबूरी के बोझ से झुक गई थी। आदित्य का बॉस मिस्टर खन्ना अपनी बदतमीजी के लिए मशहूर था। वह भरी मीटिंग में आदित्य पर फाइलें फेंकता, उसकी काबिलियत का मजाक उड़ाता और उसे निकम्मा कहता। आदित्य का चेहरा लाल हो जाता, मुट्ठियां भींच जाती, पर वह कुछ नहीं कहता। उसे याद आ जाता घर पर बीमार माँ की दवाइयाँ, छोटी बहन की कॉलेज की फीस और मकान का किराया। वह बस नजरें झुकाकर खामोशी के खून के घूंट पी लेता। एक शाम खन्ना ने अपनी गलती का ठीकरा आदित्य पर फोड़ दिया। सबके सामने उसे जलील करते हुए खन्ना ने कहा, तुम्हारी हैसियत मेरी जूतियों के बराबर भी नहीं है। कल तक इस्तीफा दे देना, वरना मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। आदित्य उस रात घर गया पर सोया नहीं। उसने अपनी डायरी खोली। उसने महसूस किया कि वह सालों से जो खून के घूंट पी रहा था, उसने उसे अंदर से खोखला नहीं बल्कि पत्थर जैसा मजबूत बना दिया है। उसने अपनी बचत देखी और पुराने क्लाइंट्स के संपर्कों को खंगाला जो उसकी मेहनत की कद्र करते थे। अगली सुबह आदित्य ऑफिस पहुंचा। खन्ना को उम्मीद थी कि आदित्य गिड़गिड़ाएगा, लेकिन आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने इस्तीफा मेज पर रखा। खन्ना हंसा, कहा था ना तुम्हारी कोई बिसात नहीं है। आदित्य ने पहली बार खन्ना की आंखों में आंखें डालकर कहा, साहब अब तक मैं अपनी मजबूरियों के कारण खामोश था, जिसे आप मेरी कमजोरी समझ बैठे। मैंने अपमान के जो खून के घूंट पिए हैं, उन्होंने मुझे जहर को पचाना सिखा दिया है। अब मैं आपकी जूतियों के नीचे नहीं, अपनी काबिलियत के दम पर खड़ा हूँ। आदित्य ने उसी दिन अपनी एक छोटी कंसल्टेंसी फर्म शुरू की। संघर्ष लंबा था, पर अब उसे किसी की बदतमीजी नहीं सहनी थी। उसने समझ लिया था कि खून के घूंट तब तक पीने चाहिए जब तक आप खुद को खड़ा करने के काबिल ना बन लें, लेकिन उन्हें अपनी नियति कभी नहीं बनने देना चाहिए। आदित्य के इस्तीफे के बाद की राह आसान नहीं थी, लेकिन खून के घूंट पीकर उसने जो धैर्य सीखा था, वही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। ऑफिस छोड़ने के पहले 3 महीने आदित्य के लिए अग्नि परीक्षा जैसे थे। खन्ना ने इंडस्ट्री में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके आदित्य के लिए हर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। कई बार ऐसा हुआ कि आदित्य के पास ऑफिस का किराया देने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन भर पुराने क्लाइंट से मिलता और रात भर कोडिंग और प्रेजेंटेशन पर काम करता। एक दिन शहर की सबसे बड़ी टेक कॉन्फ्रेंस थी। आदित्य वहां एक साधारण एंट्री पास लेकर गया था। इत्तेफाक से वहां एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ भी आए थे, जिनका प्रोजेक्ट मिस्टर खन्ना की कंपनी संभाल रही थी। लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से वह प्रोजेक्ट डूबने की कगार पर था। खन्ना स्टेज पर पसीने छोड़ रहे थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। आदित्य ने मौका देखा और साहस जुटाकर माइक संभाला। उसने उस समस्या का ऐसा समाधान पेश किया जो उसने अपनी रातों की नींद खराब करके तैयार किया था। सीईओ आदित्य के विजन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मौके पर ही आदित्य की छोटी सी फर्म को उस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का ऑफर दे दिया। खन्ना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया।
जो शख्स कल तक खन्ना के सामने सिर झुकाकर खड़ा रहता था, आज पूरी इंडस्ट्री के सामने चमक रहा था। 1 साल बाद आदित्य की कंपनी शहर की उभरती हुई टॉप फर्म्स में से एक थी। इत्तेफाक देखिए, मिस्टर खन्ना की कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी और आदित्य की कंपनी उसे खरीदने का प्रस्ताव दे रही थी। जब खन्ना डील साइन करने के लिए आदित्य के केबिन में आए तो उनकी नज़रें झुकी हुई थी। आदित्य ने उन्हें पानी का गिलास देते हुए कहा, साहब पानी पीजिए। मैंने आपको कभी अपना दुश्मन नहीं माना। अगर आप मुझे अपमान के वो खून के घूंट ना पिलाते तो शायद आज मैं अपनी खुद की बोतल भरने लायक भी न बन पाता। एक शाम आदित्य अपने आलीशान ऑफिस में बैठा था। तभी उसके सेक्रेटरी ने बताया कि बाहर कोई उनसे मिलने की जिद कर रहा है। आदित्य ने जब बाहर कदम रखा तो सामने मिस्टर खन्ना का बेटा आर्यन खड़ा था। आर्यन की आंखों में आंसू थे और हाथ में कुछ कागजात। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, आदित्य सर, पापा को हार्ट अटैक आया है, अस्पताल में हैं। आपकी कंपनी हमारी फर्म को टेक ओवर कर रही है, लेकिन अगर आज आपने साइन कर दिए तो हमारे पास इलाज तक के पैसे नहीं बचेंगे। पापा ने आपके साथ जो किया उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। आदित्य के सामने फिर से वही पुराना मंजर घूम गया। खन्ना की वो गालियाँ, जो फाइलें फेंकना और वो सरेआम बेइज्जती। उसके मन के एक कोने ने कहा, यह तो इंसाफ है, जैसा बोया वैसा काटा। लेकिन दूसरे कोने में उसकी माँ के संस्कार थे, जिन्होंने उसे सिखाया था कि खून के घूंट पीने वाला इंसान अगर बदला लेने पर उतर आए तो उसमें और जालिम में कोई फर्क नहीं रह जाता। आदित्य अस्पताल पहुंचा। आईसीयू के बाहर खन्ना का परिवार बदहवास बैठा था। खन्ना को जब होश आया और उन्होंने आदित्य को सामने देखा तो शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा कि आदित्य शायद अपनी जीत का जश्न मनाने या उन्हें और जलील करने आया है। आदित्य ने उनके पास जाकर धीमे से कहा, खन्ना साहब, मैंने टेक ओवर के कागजात फाड़ दिए हैं। आपकी कंपनी आपकी ही रहेगी। मैंने आपकी फर्म में एक पार्टनर के तौर पर इन्वेस्ट किया है, ना कि उसे खरीदने के लिए। यह पैसा नहीं, मेरी तरफ से आपके उस कर्ज की वापसी है जिसने मुझे लड़ना सिखाया। खन्ना की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। जो इंसान कभी किसी को अपने जूतों की धूल समझता था, आज एक साधारण से लड़के की महानता के आगे नतमस्तक था। उन्होंने आदित्य का हाथ थाम लिया और बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया। आदित्य ने साबित कर दिया कि असली कामयाबी सिर्फ ऊंचे ओहदे पर पहुंचना नहीं है, बल्कि उस ओहदे पर पहुंचकर भी अपनी इंसानियत को बरकरार रखना है। उसने खून के घूंट पिए जरूर थे, लेकिन उसने अपने मन में जहर को नहीं बल्कि करुणा को पनपने दिया। आदित्य की इस उदारता ने न केवल परिवार खन्ना का व्यापार बचाया, बल्कि उनके सोचने का नज़रिया भी बदल दिया। आदित्य के पास अब सब कुछ था, दौलत, शोहरत और सुकून। लेकिन एक दिन उसके ऑफिस में एक गुमनाम लिफाफा आया। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें उसके पिता एक फैक्ट्री के बाहर खड़े थे और उनके साथ युवा मिस्टर खन्ना थे। पीछे लिखा था, खून के घूंट सिर्फ तुमने नहीं, तुम्हारे पिता ने भी पिए थे। आदित्य शन्न रह गया। उसने अपनी माँ से पूछताछ की तो बरसों से दबा एक राज बाहर आया।
पता चला कि जिस फैक्ट्री में उसके पिता काम करते थे उसके मालिक ने उन्हें धोखे से जेल भिजवाया था और उनकी मेहनत हड़प ली थी। वह मालिक कोई और नहीं बल्कि मिस्टर खन्ना के पिता थे। आदित्य के अंदर एक पल के लिए ज्वालामुखी फट पड़ा, जिसे उसने माफ किया, जिसके लिए उसने उदारता दिखाई। उसका पूरा खानदान आदित्य के परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार था। उसे लगा कि उसके पिता की आत्मा उसे धिक्कार रही होगी। वह गुस्से में खन्ना के घर की ओर निकला। खन्ना अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुके थे। जब आदित्य ने उनके सामने वो तस्वीर पटकी तो खन्ना के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, आदित्य, मुझे पता था यह सच कभी न कभी सामने आएगा। मेरे पिता ने जो किया उसका बोझ मैं ताउम्र ढोता रहा, इसलिए मैंने तुम्हें अपने ऑफिस में नौकरी दी थी, पर मेरा घमंड मेरी तौबा पर भारी पड़ गया। आदित्य चिल्लाया, आपने मुझे नौकरी नहीं दी थी, आपने मेरा शिकार किया था। मुझे हर रोज़ जलील करना आपकी उस पुरानी दुश्मनी का हिस्सा था। खन्ना ने अपनी तिजोरी से एक पुरानी वसीयत निकाली। यह देखो आदित्य, मेरे पिता ने मरने से पहले तुम्हारे पिता के नाम एक बड़ा हिस्सा छोड़ा था, जिसे मैंने छिपा लिया था। आज मैं वह सब तुम्हें वापस करता हूँ। मुझे जेल भेज दो या मुझे बर्बाद कर दो, मैं अब और खून के घूंट नहीं पी सकता। आदित्य की मुट्ठियाँ भींची हुई थी। उसने वसीयत के कागज़ देखे। वह चाहता तो खन्ना को सड़क पर ला सकता था, लेकिन उसने अपने पिता की तस्वीर की ओर देखा। उनकी आंखों में नफरत नहीं, वही सादगी थी। आदित्य ने वो वसीयत ली और उसे फाड़ दिया। खन्ना साहब, मेरे पिता ने ईमानदारी से जीना सिखाया था, दूसरों का हक छीनना नहीं। वसीयत फाड़ने का मतलब यह नहीं कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, बल्कि इसका मतलब यह है कि मैं अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने दूंगा। मेरा हिसाब आज पूरा हुआ। आदित्य ने उस वसीयत के पैसे से एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया जो उन गरीब बच्चों को पढ़ाता जिनके माता पिता के साथ कार्य क्षेत्र में अन्याय हुआ था। उसने साबित कर दिया कि खून के घूंट पीकर जो इंसान कड़वा नहीं होता वही असल में विजेता कहलाता है। आदित्य की इस महानता ने उसे समाज में एक मसीहा की पहचान दे दी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अब तक कहानी का संघर्ष बाहरी था, बॉस से, गरीबी से और अतीत से, लेकिन अब संघर्ष अपनों के बीच शुरू होने वाला था। आदित्य की बढ़ती शोहरत और दान पुण्य के स्वभाव ने उसके अपने ही छोटे भाई वरुण के मन में लालच भर दिया था। वरुण को लगता था कि आदित्य महात्मा बनने के चक्कर में खानदान की दौलत लुटा रहा है। वरुण ने चुपके से कंपनी के बोर्ड मेंबर्स और कुछ पुराने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया। एक सुबह जब आदित्य ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके खिलाफ फंड्स के दुरुपयोग का आरोप लगा है। वरुण ने उन कागजों पर आदित्य के जाली दस्तखत कर दिए थे, जिनसे यह साबित होता था कि चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर आदित्य पैसा विदेश भेज रहा है। मीडिया ने आदित्य को घेर लिया। कल तक जो लोग उसे भगवान कहते थे आज उसे धोखेबाज कहने लगे। आदित्य को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसे फिर से वही खून के घूंट पीने पड़े, लेकिन इस बार जहर किसी दुश्मन ने नहीं, उसके सगे भाई ने दिया था। जेल की सलाखों के पीछे आदित्य
टूटा नहीं। उसने सोचा, बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, पर जब घर ही वार करे तो ढाल कहाँ लगाएं। तभी उसे याद आया कि उसने अपने बिजनेस की शुरुआती दिनों में एक डिजिटल बैकअप बनाया था, जिसमें उसके हर दस्तखत और हर ट्रांजैक्शन का वीडियो रिकॉर्ड मौजूद था। 3 दिन बाद जब वरुण को लगा कि वह अब कंपनी का मालिक बन गया है और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तभी आदित्य जमानत पर बाहर आया। वह सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा और स्क्रीन पर वो सबूत दिखाए जिसने वरुण और उसके साथियों की पोल खोल दी। वरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगा। भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। आदित्य ने वरुण की ओर देखा। पुलिस वरुण को ले जाने ही वाली थी। आदित्य ने पुलिस को रोका और कहा, इसे गिरफ्तार मत कीजिए, मैंने केस वापस ले लिया है। वरुण, तूने सोचा था कि तू मुझे छीन कर जीत जाएगा। तूने सिर्फ कागज जीते थे, भाई का दिल खो दिया। आज से इस घर और इस कंपनी में तेरी कोई जगह नहीं है। आदित्य ने वरुण को घर से निकाल दिया, पर उसे भूखा नहीं मरने दिया। उसने वरुण के नाम एक छोटी सी दुकान कर दी ताकि वह अपनी मेहनत की रोटी की कीमत समझ सके। आदित्य समझ गया था कि खून के घूंट कभी ख़त्म नहीं होते, बस उनका स्वाद बदल जाता है। कभी वो अपमान के होते हैं तो कभी अपनों के दिए हुए धोखे के। आदित्य अब अकेला था, दौलत और शोहरत के पहाड़ पर बैठा। वह शख्स बाहर से जितना शांत दिखता, अंदर से उतना ही खाली हो चुका था। भाई के विश्वासघात ने उसे यह सिखा दिया था कि दुनिया में भरोसा सबसे महंगी चीज़ है। वरुण को घर से निकाले हुए 2 साल बीत चुके थे। आदित्य का कारोबार अब विदेशों में फैल गया था। एक दिन आदित्य को खबर मिली कि जिस छोटी सी दुकान को उसने वरुण को दिया था वह कर्ज में डूब चुकी है और वरुण गंभीर रूप से बीमार है। वरुण ने अपनी बीमारी की बात आदित्य से छिपाई थी क्योंकि वह शर्मिंदा था। जब आदित्य वरुण के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भाई एक टूटी हुई खाट पर पड़ा है। वरुण की आंखों में पश्चाताप था। उसने कांपते हुए हाथ से आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा, भाई, मैंने जो खून के घूंट आपको पिलाए थे उनका स्वाद अब मुझे समझ आ रहा है, मुझे माफ़ कर देना। आदित्य ने वरुण का इलाज कराया और उसे फिर से अपने पास ले आया, लेकिन इस बार उसने वरुण को अपनी कंपनी का मालिक नहीं बल्कि अपनी ट्रस्ट का एक स्वयं सेवक बनाया। उसने उसे सिखाया कि पैसा कमाना आसान है पर दुआएं कमाना मुश्किल। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी लड़ने और साबित करने में निकल गई। उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा अपने वफादार कर्मचारियों के नाम कर दिया और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एक प्रोफेशनल बोर्ड को सौंप दी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने अपमान के घूंट पिए, संघर्ष के घूंट पिए और धोखे के भी। अब मैं शांति के घूंट पीना चाहता हूँ। आदित्य ने शहर का शोर छोड़ दिया और अपने पैतृक गांव वापस चला गया। वहाँ उसने अपने पिता के नाम पर एक बड़ा स्कूल और अस्पताल बनवाया। अब वह किसी आलीशान केबिन में नहीं बल्कि गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठता, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाता। गांव के लोग उसे आदित्य सर कहते थे। एक शाम जब वह डूबते सूरज को देख रहा था, खन्ना साहब उससे मिलने आए। खन्ना ने पूछा, आदित्य, सब कुछ छोड़कर यहाँ इस धूल मिट्टी में क्या मिला रहा है?
आदित्य ने मुस्कुराकर पानी का एक लोटा उठाया और कहा, साहब, बरसों पहले जब आपने मुझ पर फाइल फेंकी थी तब मेरा गला सूख रहा था और मुझे अपमान का जहर पीना पड़ा था। आज इस सुकून की मिट्टी में ठंडे पानी का एक घूंट उस वक्त के 100 खून के घूंटों पर भारी है। आज मैं वाकई में आज़ाद हूँ। आदित्य की आत्मिक शांति का यह दौर चल ही रहा था कि नियति ने उसके सामने एक ऐसी चुनौती पेश की जिसने उसे गांव की मिट्टी से निकालकर एक बार फिर दुनिया के मंच पर खड़ा कर दिया। इस बार लड़ाई उसकी अपनी नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की थी। आदित्य जिस गांव में शांति से जीवन बिता रहा था वहां एक विशाल विदेशी कंपनी की नज़र पड़ी। वह कंपनी वहां एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती थी जिससे गांव की उपजाऊ मिट्टी बंजर हो जाती और सैकड़ों परिवार बेघर हो जाते। हैरानी की बात यह थी कि उस कंपनी का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि मिस्टर खन्ना का दूर का एक रिश्तेदार कर रहा था जो केवल मुनाफे का भूखा था। गांव के लोग डरे हुए थे। वे आदित्य के पास आए। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तूने हमारे लिए स्कूल और अस्पताल बनवाया, पर अब हमारी ज़मीन ही नहीं बचेगी तो हम कहाँ जाएंगे? सुना है वो लोग बहुत ताकतवर हैं। आदित्य ने शांत भाव से सुना। उसे लगा कि वह फिर से उसी मोड़ पर खड़ा है जहां उसे अन्याय के खून के घूंट पीने के लिए मजबूर किया जा रहा था। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ पूरा गांव था। आदित्य ने शहर के अपने पुराने संपर्कों को फ़ोन घुमाया। उसने अपनी कानूनी टीम को बुलाया। खन्ना साहब भी आदित्य की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कहा, आदित्य, उस वक्त मैंने तुम्हें दबाया था, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर इस अन्याय को रोकना चाहता हूँ। आदित्य ने कोर्ट में केस नहीं लड़ा बल्कि उसने एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया। उसने दिखाया कि विकास का मतलब विनाश नहीं होना चाहिए। उसने अपनी सूझ से उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह साबित कर दिया कि यह प्रोजेक्ट न केवल अनैतिक है बल्कि भविष्य में कंपनी की साख भी खराब कर देगा। विदेशी कंपनी का हेड आदित्य से मिलने गांव पहुंचा। उसने बड़ी रकम का लालच देते हुए कहा, आदित्य, तुम यहाँ धूल फांक रहे हो? यह लो ब्लैंक चेक और हमारे रास्ते से हट जाओ। आदित्य ने चेक की तरफ देखा भी नहीं। उसने पास पड़ी अपनी कुदाल उठाई और कहा, साहब, बरसों पहले मैं आपकी तरह ही एक ऑफिस में फाइलों के नीचे दबा था। तब मैं मजबूर था, आज मैं आज़ाद हूँ। यह मिट्टी मेरे पुरखों का खून पसीना है। आप मुझे पैसे के घूंट पिलाना चाहते हैं, पर याद रखिएगा, जिस मिट्टी का अपमान होता है वही मिट्टी बड़े बड़े साम्राज्यों को निगल जाती है। कंपनी को पीछे हटना पड़ा। सरकार ने उस जमीन को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। गांव में जीत का जश्न मना, लेकिन आदित्य फिर से अपनी उसी सादगी में लौट गया। उसने वरुण को भी इस आंदोलन में साथ रखा था, जिससे वरुण को समझ आया कि असली ताकत छीनने में नहीं बचाने में है। आदित्य अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके चेहरे पर वो चमक थी जो केवल उन लोगों के पास होती है जिन्होंने अपनी जिंदगी की हर कड़वाहट को अमृत में बदल दिया हो। उसने अपने जीवन में जो खून के घूंट पिए थे उन्होंने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि अब कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता था। आदित्य का भतीजा और वरुण का बेटा ईशान शहर से वकालत की पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा था।
वह आदित्य के आदर्शों को देखकर बड़ा हुआ था, लेकिन उसका खून गर्म था। वह अन्याय देखकर खून के घूंट पीना नहीं जानता था, बल्कि तुरंत जवाब देना चाहता था। इधर गांव में फिर से हलचल हुई। इस बार दुश्मन बाहर का नहीं, अंदर का था। गांव का नया सरपंच जो भ्रष्ट था, उसने स्कूल और अस्पताल के फंड में हेरा फेरी शुरू कर दी। उसने आदित्य के बनाए शांति के साम्राज्य को हिलाने की कोशिश की। जब ईशान को पता चला कि सरपंच ने आदित्य का अपमान किया है, तो वह आपे से बाहर हो गया। उसने सरपंच के दफ्तर जाकर हंगामा किया। सरपंच ने हंसते हुए कहा, बेटा, तेरे ताऊ तो चुपचाप सह लेते थे, तू क्या करेगा? यहाँ कानून मेरी जेब में है। ईशान घर लौटा और गुस्से में बोला, ताऊजी, आप क्यों चुप हैं? उसने आपकी बेइज्जती की और आप अभी भी शांति की बात कर रहे हैं। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। आदित्य ने ईशान को अपने पास बैठाया। उसने अपनी पुरानी घिसी हुई डायरी निकाली, जिसमें उसके संघर्ष के दिन दर्ज थे। उसने शांत स्वर में कहा, बेटा, गुस्सा करना आसान है, पर उसे पीना सबसे मुश्किल। मैंने जब खून के घूंट पिए थे, तो वह डर से नहीं, बल्कि सही वक्त के इंतजार में पिए थे। याद रखना, जो तलवार म्यान से हर छोटी बात पर बाहर आती है, उसकी धार जल्दी कुंद हो जाती है। असली योद्धा वह है जो अपनी हार को जीत की तैयारी बना ले। आदित्य के मार्गदर्शन में ईशान ने अपना तरीका बदला। उसने अपनी वकालत की समझ का इस्तेमाल किया। उसने शोर मचाने के बजाय चुपचाप सबूत जुटाए। उसने आरटीआई डाला, सरपंच के बैंक खातों की जानकारी निकाली और डिजिटल साक्ष्यों के जरिए जिला कलेक्टर तक बात पहुंचाई। जिस दिन सरपंच को लगा कि वह जीत गया है, उसी दिन पुलिस की गाड़ी उसके दरवाजे पर खड़ी थी। सरपंच ने आदित्य के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। आदित्य ने ईशान के कंधे पर हाथ रखा, जिसने देखा कि उसका भतीजा अब केवल एक वकील नहीं, बल्कि एक धैर्यवान नायक बन चुका है। आदित्य ने महसूस किया कि अब उसकी जिम्मेदारी पूरी हुई। एक शांत सुबह आदित्य कुर्सी पर बैठा हुआ था। हाथ में वही पानी का लोटा था। उसने एक घूंट भरा और अपनी आंखें मूंद ली। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने जिंदगी के हर कड़वे घूंट का हिसाब चुकता कर दिया हो। आदित्य नहीं रहा, लेकिन आदित्य स्कूल की दीवारों पर एक वाक्य आज भी लिखा है, अपमान के घूंट आपको कमजोर नहीं, बल्कि उस महानता के लिए तैयार करते हैं जो दुनिया को बदल सके। आदित्य की यह गाथा यहाँ पूरी नहीं संपन्न होती। आदित्य के जाने के बाद गांव और उसका परिवार एक नई परीक्षा की दहलीज पर खड़ा था। आदित्य के निधन के बाद जब उसकी पुरानी संदूक खोली गई, तो उसमें से एक लिफाफा मिला। उस पर लिखा था वरुण। आदित्य के निधन के बाद जब उसकी पुरानी संदूक खोली गई, तो उसमें से एक लिफाफा मिला। उस पर लिखा था वरुण और ईशान के नाम। सबको लगा कि इसमें जायदाद का बंटवारा होगा, लेकिन अंदर सिर्फ एक पुराना तांबे का सिक्का और एक छोटा सा नोट था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो कमाया वह बैंक के खातों में नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में है जिन्हें मैंने माफ़ किया। यह सिक्का मेरे पिता की पहली कमाई है, जो उन्होंने अपमान सहकर कमाई थी। इसे संभालना नहीं, इसे इस्तेमाल करना सीखना। वरुण, जो कभी लालच में अंधा हो गया था, अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने फैसला किया कि वह आदित्य के अधूरे सपनों को पूरा करेगा। उसने गांव के युवाओं के लिए एक कौशल विकास केंद्र खोलने की ठानी
लेकिन पैसा कम पड़ रहा था। शहर के कुछ पुराने दुश्मन जो अब बड़े बिल्डर बन चुके थे, फिर से सक्रिय हो गए। उन्होंने वरुण को प्रस्ताव दिया, हमें स्कूल की आधी जमीन दे दो, हम तुम्हें करोड़ों देंगे। ईशान अब एक सफल वकील बन चुका था। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह कानूनी लड़ाई लड़कर बरसों बर्बाद करे, या फिर कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे ताऊ जी की इज्जत भी बनी रहे और काम भी हो जाए। तभी उसे याद आया कि आदित्य हमेशा कहता था, दुश्मन को तलवार से नहीं तर्क से मारो। अंतिम दांव ईशान और वरुण ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने उन बिल्डरों को कोर्ट में घसीटने के बजाय एक पब्लिक पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखा। उन्होंने शहर के उन रईस लोगों को बुलाया जिन्हें कभी आदित्य ने मदद की थी। आर्यन ने जब सुना कि आदित्य का परिवार संकट में है, तो वह अपनी पूरी संपत्ति और प्रभाव लेकर गांव पहुंच गया। उसने उन लालची बिल्डरों से कहा, आदित्य सर ने मुझे और मेरे पिता को तब जीवन दान दिया था जब हम राख बन चुके थे। आज उसकी जमीन पर कोई हाथ डालने से पहले उसे मेरे साम्राज्य से टकराना होगा। वो बिल्डर पीछे हट गए। न केवल स्कूल बचा, बल्कि वहाँ एक बड़ा विश्वविद्यालय बन गया। उद्घाटन के दिन वरुण ने उस तांबे के सिक्के को विश्वविद्यालय की नींव में डाल दिया। उसने रोते हुए सभा में कहा, मेरे भाई ने पूरी उम्र खून के घूंट पिए ताकि हम आज शांति के घूंट पी सके। उन्होंने हमें सिखाया कि सहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। गांव की उस ऊंची पहाड़ी पर आदित्य की एक आदमकद प्रतिमा लगाई गई। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं बल्कि एक खुली किताब और पानी का लोटा था। नीचे लिखा था, सहने वाला छोटा नहीं होता, वह महानता की नींव होता है। आदित्य की कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी। हर वो इंसान जो दुनिया के जुल्मों से परेशान होता, वह आदित्य की प्रतिमा के पास आकर बैठता और उसे संघर्ष करने की नई हिम्मत मिलती। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।